Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of business statistics. In today's lecture, we will discuss upon numericals on large sample tests. The numerical is as follows. A sample of 100 tires is taken from a lot. The mean life of tire is found to be 39,350 kilometers with a standard deviation of 3,260. Could the sample come from a population with mean life of 40,000 kilometers? Establish 99% confidence limits within which the mean life of tires is expected to lie. तो क्वेश्चन में समझा देता हूँ आपको कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक पर्टिकुलर लॉट में से 100 टायर्स का एक सैंपल ड्रॉ किया गया, ठीक है। अब इसकी मीन लाइफ कैलकुलेट की गई तो ये निकल कर आई 39,350 किलोमीटर्स और स्टैंडर्ड डेविएशन आया निकल कर इसका 3,260। यह सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है आपको। तो आपको ये बताना है कि जो सैंपल है क्या ये उस पॉपुलेशन से लिया गया है जिसकी मीन लाइफ 40,000 किलोमीटर्स है, और इसके साथ साथ आपको क्या करना है 99% कॉन्फिडेंस लिमिट्स के साथ में टायर्स के मीन लाइफ को भी आपको डिटरमाइन करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक हाइपोथेसिस सेट करेंगे और हम ये मानेंगे कि सैंपल मीन और हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन मीन के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। टेक द हाइपोथेसिस that there is no significant difference between the sample mean and the hypothetical पॉपुलेशन मीन। तो सबसे पहले तो हम ये कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, जैसा कि हमें एज्यूम करना होता है। अब आगे क्या कैलकुलेट करेंगे, हम स्टैंडर्ड एरर निकालेंगे। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है इसका, सिग्मा अपॉन अंडरवुड एन। क्योंकि यहाँ पर हमें सिग्मा दे रखा है सैंपल के रेफरेंस में, तो उसे ही हम कंसीडर करेंगे। तो सिग्मा कितना दे रखा है इसका 3260 अपॉन अंडरवुड एन। 100 टायर्स का सैंपल लिया गया तो अंडरवुड में जाएगा 100, तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3260 डिवाइड बाय 10, ये जाएगा कुल मिला के 326, ठीक है। अब क्या निकालना है मुझे, अब मुझे निकालना है डिफरेंस अपॉन एसी की वैल्यू। तो डिफरेंस अपॉन एसी, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 40,000। तो पॉपुलेशन मीन दे रखा है आपको और सैंपल का मीन दे रखा है आपको 39,350 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय एसी कितना आया 326, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास 40,000 में माइनस करोगे इसको 0, 10 में 5 गया 5, 9 से 3 गया 6, 650 अपॉन ये आएगा 326। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे 650 को 326 से, देन वी विल गेट द वैल्यू इक्वल टू 1.994। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, कितनी आ गई 1.994 के इक्वल आ गई, ठीक है। तो वैल्यू हमने 1.994 ऑब्टेन कर ली है। अब हम देखेंगे 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट पर वैल्यू क्या होती है, द वैल्यू इज इक्वल टू 2.58 SE। तो 2.58 SE से ये कम है या ज़्यादा है। तो जब मैं 2.58 SE की बात करूँगा
तो उससे ये वैल्यू क्या है, दिस वैल्यू इज लेस। ठीक है, तो एज डिफरेंस अपॉन ऐसी कितना ये 1.994 इज लेस देन, किससे कम है ये 2.58 SE से। किस लेवल पर, एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, क्योंकि 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर हम जो वैल्यू है उसको 2.588 SE से कंपेयर करते हैं। और अगर मैं बात करता होता 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की, तो हम इसको कंपेयर करते हैं 1.96 SE से। तो जब SE की वैल्यू होगी 326, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू कम ही आएगी इससे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की, तो ये वैल्यू तो कम आई। इसका मतलब जो हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। क्लियर, इट मीन्स हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। इसका मतलब जो सैंपल है वो सैंपल सेम पॉपुलेशन से लिया गया है। ये पॉइंट क्लियर हो गया हमारा, क्योंकि हमने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया है। तो हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड का मतलब हो गया कि जो डिफरेंस है वो फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग की वजह से है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर एंड फ्लक्चुएशन of sampling cause the difference। यहाँ तो क्लियर हो गया हमें। ठीक है, अब आगे हमें क्या डिटरमाइन करना है, हमें 99% कॉन्फिडेंस लिमिट को भी तो सेट करना है इसके रेफरेंस में। तो इसके रेफरेंस में 99% कॉन्फिडेंस लिमिट्स क्या होंगी, नाउ 99% कॉन्फिडेंस लिमिट्स इज इक्वल टू कितनी होंगी, एक्स बार प्लस माइनस 2.58 इंटू SE, ये तो होंगी ना। ठीक है, तो इक्वल टू निकालो इसमें, एक्स बार की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक्स बार दे रखा है आपको 326, एक्स बार दे रखा है आपको 39350 39350 प्लस माइनस 2.58 इंटू SE दे रखा है आपको 326। तो ठीक है, इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, 39350 प्लस माइनस, तो जब 2.58 की 326 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 841.08। ठीक है, तो इसका मतलब एक वैल्यू आएगी आपके पास जब आप इसको माइनस करोगे इसमें से। ठीक है, तो 0.08 को हम ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर लेते हैं, उसको हम निल मान लेते हैं। तो माइनस करते हैं, 10 में से 1 गया 9, 4 में 4 गया 0, 10 में से 1 गया 9, 4 में 4 गया 0, यहाँ बचे आपके 2, 12 में 8 गया 4, यहाँ बचा 8, 38,409 आ गया। 10 में से 1 गया 9, 4 में 4 गया 0, 13 में से 8 गया, 13 में 8 गया 5, ये 8 आ गया। ठीक है, और 2, ये लिमिट बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। अब एक बार प्लस कर दो इसे, जब प्लस करोगे तो 1, 5, 4, 9, 8 और 3, 11 का 1 आ गया, 9 1 10 का 0, 3 1 4, 40,191। तो जो लिमिट हो गई इसकी वो कितनी हो गई, 38,509 से लेकर
40,191 तक। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू स्टडी द कोरिलेशन बिटवीन द स्टैच्योर of father and the stature of son. A sample of 1600 is taken from the universe of fathers and sons. The sample study gives the correlation between the two to be 0.80. Within what limits does it hold true for the universe? ठीक है, तो यहां पर हम हाइपोथेसिस लेके चलेंगे। तो हाइपोथेसिस को लेंगे ये होती नहीं है, हमें यहां पर पहले तो स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले तो हम स्टैंडर्ड एरर के लिए देख लेते क्या क्या वैल्यूज दे रखी है। सैंपल साइज कितना दे रखा है? 1600। ठीक है, और कोरिलेशन कोफिशिएंट दे रखा है R = 0.80। तो यहाँ हम जो स्टैंडर्ड एरर यूज करेंगे, स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट वाली यूज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट R, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 - R² अपॉन √n। ये डिस्कस किए मैंने फॉर्मूले सारे आपसे। तो उसमें स्टैंडर्ड कोरिलेशन कोफिशिएंट के रेफरेंस में स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 1 - R² अपॉन √n। यहाँ आपके पास R की वैल्यू दे रखी है 0.8, तो ये वैल्यू जाएगी 1 - 0.8 का होल स्क्वायर अपॉन √n का मतलब कितना जाएगा? 1600। ठीक है, तो निकाल लीजिए 1 - 0.8 का स्क्वायर जाएगा 0.64 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 16 का स्क्वायर रूट जाएगा 4 और 2 0 का 1 0 जाएगा अपॉन में 40 जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए इसको। 1 - 0.64 का मतलब जाएगा 0.36 डिवाइड बाय 40, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4 9 36 0.009। ये आगे के पास किसकी वैल्यू? स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू यहाँ पे डिटरमाइन हो चुकी है। ठीक है, अब इस पे एक पॉइंट लगता है। पॉइंट क्या है कि अगर जो स्टैंडर्ड एरर है उसके थ्राइस से ज़्यादा यूनिवर्स में कोरिलेशन डेविएट नहीं कर सकता है, तो इसके बेसिस पर हम डिटरमाइन करेंगे लिमिट्स को जो दिए हुए यूनिवर्स के लिए बिल्कुल ट्रू होंगी। तो क्या डिटरमाइन करेंगे हम? लिमिट्स विदिन विच it hold true for universe। और कोरिलेशन कोफिशिएंट के रिलेशन में ये वैल्यूज क्या होती हैं? ये होती हैं R ±3 ऑफ SE के बराबर। ठीक है, R की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू है 0.8 ±3 इंटू SE की वैल्यू कितनी निकाली मैंने? 0.009। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितनी आएगी ये? 0.8 ±3 × 27, तो ये रहेगा 0.027। एक बार प्लस कर दीजिए, तो पहले तो माइनस करेंगे, तो 0.8 में से 0.027 माइनस करोगे तो 10 में 7 गया 3, 9 में 2 गया 7 और ये बचेगा 7, 0.773। ठीक है, इससे लेकर एक बार प्लस कर दीजिए तो जाएगा 0.827। ये आ गई लिमिट। तो किस पर्टिकुलर लिमिट के बीच में ये डिफरेंस नहीं रहेगा, यानी कि हम ये मान के चलेंगे सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन इक्वल है। इसकी लिमिट है 0.773 से लेकर 0.827। अगर इसके बीच में वैल्यू डिटरमाइन होती है तो हम कहेंगे जो सैंपल मीन है वो सेम पॉपुलेशन, जो सैंपल हमने ड्रॉ किया है वो सेम पॉपुलेशन से बिलोंग करता है। इसका मतलब सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। ओके, थैंक यू।